हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीओ प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर यूनिट 3 का चैप्टर फर्स्ट, शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एंड प्रोविजंस इन रिलेशन टू एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, संविधान। संविधान किसी देश, राष्ट्र या राज्य का मौलिक कानून या नियम होता है। क्या होता है संविधान? किसी देश, राष्ट्र या राज्य का एक मौलिक कानून होता है या नियम होता है जो सरकार और नागरिकों के बीच संबंध का रूप निर्धारित करता है। जो सरकार और नागरिकों के बीच संबंध का रूप निर्धारित करता है। राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संविधान की रूपरेखा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करती है। राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया जाए? संविधान की रूपरेखा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करती है। संविधान कानून का एक स्रोत है। क्या है संविधान? कानून का एक स्रोत है, एक प्रमुख और प्राथमिक दस्तावेज है। क्या है? एक प्रमुख और एक प्राथमिक दस्तावेज है। यह राष्ट्र को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है और यह राष्ट्र को अपने लक्ष्य की दिशा प्रदान करता है और समाज को आगे बढ़ने में मदद कराता है किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है और किसी भी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये उद्देश्य आदर्श का निर्माण करते हैं और ये उद्देश्य किसका? आदर्शों का निर्माण करते हैं जो उस देश की नींव का निर्माण करते हैं जहां हम नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है और कुछ आदर्शों का निर्माण करता है जो उस देश के उद्देश्य नींव को निर्माण करता है और जहां हम नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं। संविधान नियमों, सिद्धांतों, मूल्य और प्रक्रियाओं का एक समूह है। संविधान क्या है? नियमों, सिद्धांतों और मूल्य और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसके द्वारा देश में सद्भाव स्थापित किया जाता है। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में लेख और खंड हैं जो शिक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो कि एजुकेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करते हैं, यानी इफेक्ट डालते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय चारों और आशंकाओं को दर्शाती है। क्या है? भारतीय संविधान प्रस्तावना मूल्य और संवैधानिक मूल्य राष्ट्रीय चारों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। आजादी के बाद भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। आजादी के बाद जब आजाद हुआ हमारा तो जब संविधान की रूपरेखा तैयार करने की जरूरत महसूस की गई। संविधान के इस उद्देश्य के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान समिति बनाई गई थी और जब संविधान इस रूपरेखा को देखते हुए जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा एक अध्यक्षता के रूप में संविधान समिति बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान को समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद तैयार किया गया था। और भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ? 2 साल 18 महीने 11 दिन में तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। संविधान को कितने दिन लगे बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा और 26 जनवरी 1950 को देश में ये लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ भारत में। प्रस्तावना। संवैधानिक मूल्य संविधान में निहित मूल्य हैं और विभिन्न प्रबंधों और लेखों में परिलक्षित होते हैं। और क्या होते हैं? विभिन्न प्रबंधों और लेखों में परिलक्षित होते हैं। संविधान की दृष्टि की शक्ति इसकी प्रस्तावना में निहित है और संविधान की जो दृष्टि है वो शक्ति इसकी प्रस्तावना में निहित है। मूल्य मानव समाज के अस्तित्व और विकास के लिए सार्थक हैं और मूल्य समाज के अस्तित्व और विकास के लिए सार्थक हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्य
वास्तव में संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य हैं। जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित है मूल्य वो वास्तव में संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य हैं। भारत के संविधान में सभी मूल्य शामिल हैं। भारत के संविधान में सभी मूल्य शामिल हैं जो लोकतांत्रिक, मानवीय और सार्वभौमिक हैं, जो कि लोकतांत्रिक, मानवीय और सार्वभौमिक हैं। प्रस्तावना में जिन मूल्यों को दर्शाया गया है वे हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, राज्य का गणतंत्रीय चरित्र, न्याय, इक्विटी, स्वतंत्रता, समानता, बौद्धत्व, मानव गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता। जो भी मूल्य इसमें दर्शाए गए भारत के संविधान में वे हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, इक्विटी, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता। फर्स्ट पढ़ेंगे हम संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। संप्रभुता का क्या अर्थ है? पूर्ण स्वतंत्रता, यानी पूरी तरह से राजनीतिक की स्वतंत्रता। और भारत आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभु है। और भारत क्या है? आंतरिक और बाहरी रूप से संप्रभु है। यह आंतरिक रूप से शक्तिशाली है और बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है। और भारत क्या आंतरिक रूप से तो शक्तिशाली है और बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति से नियंत्रण से मुक्त है। और किसी भी बाहरी जो विदेशी राज्य उनसे किसी से भी नियंत्रण में नहीं है भारत। और कोई भी इसके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता और कोई भी भारत के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता और कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती और कोई भी बाहरी शक्ति भारत को आदेश भी नहीं दे सकती। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मंच पर संप्रभुता का यह मूल्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए सम्मान देता है। इसकी एक सरकार है जो देश के लोगों द्वारा निर्मित है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मंच पर संप्रभुता का यह एक मूल्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए सम्मान देता है और इसकी एक सरकार है जो लोगों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट इज समाजवाद। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 1976 में 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक समाजवाद का लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका अर्थ है लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक और साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना। जिसका क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है और यह मिक्स्ड इकोनॉमिक पर जोर देता है, जिसमें आर्थिक विकास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को एक साथ काम कराना शामिल होगा। और जिसमें दोनों आर्थिक विकास के लिए निजी यानी सार्वजनिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों जो क्षेत्र हैं उनको साथ काम कराना शामिल है। किसी भी जातीय सामाजिक मतभेद की परवाह किए बिना शैक्षिक संस्थानों और सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए और किसी भी सामाजिक या जातीय मतभेद को परवाह किए बिना शैक्षिक संस्थानों और सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए। नेक्स्ट इज धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान करना और राज्य किसी भी विशिष्ट धर्म को सार्वजनिक ढंग से समर्थन नहीं देंगे। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का सम्मान करना और राज्य किसी भी विशेष धर्म को सार्वजनिक ढंग से समर्थन नहीं देंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी व्यक्ति, एवरी पर्सन अपने पसंद से किसी भी धर्म को अपनाने के लिए उसे फ्रीडम है, वो आजाद है, स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसे किसी भी धर्म की प्रथाओं और विश्वास शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा के लिए के बावजूद आनंद लेना चाहिए। क्या है कि व्यक्ति किसी भी समूह या कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का समूह के आधार पर भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा और सभी धार्मिक प्रथाओं और विश्वास शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा के बावजूद आनंद लेने सकता है व्यक्ति। लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है।
क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि लोक, राज्य, संघ और संस्थीय सभी स्तरों पर अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? सभी लोग, राज्य, स्थानीय सभी स्तरों पर अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। देश के लोगों द्वारा चुने गए शासक लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं और जो लोगों द्वारा जो चुने जाते हैं शासक वो लोगों को के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतदान का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। मतदान का अधिकार एवरी पर्सन को पास होता है। अर्थ न केवल राजनीति है बल्कि इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। और इसका केवल यही मतलब नहीं कि वो राजनीतिक है बल्कि उसका मतलब है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। गणतंत्र का मतलब है कि राज्य में सर्वोच्च स्थान रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और गणतंत्र का मतलब है जो सर्वोच्च है स्थान रखने वाला व्यक्ति देश का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। यह मूल्य उस लोकतंत्र को मजबूत करता है जहां हर भारतीय नागरिक को देश के प्रमुख के रूप में समान रूप से चुने जाने की योग्य है और यह मूल्य उस लोकतंत्र को मजबूत करता है जहां पर हर व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक को देश के प्रमुख के रूप में समान रूप से चुने जाने का योग्य है। न्याय। न्याय का अर्थ है लोगों को वे कपड़े, भोजन, आवास, निर्णय लेने और मानव के रूप में गरिमा के साथ जीने की मौलिक अधिकारों के मामले में हकदार। न्याय का क्या अर्थ है कि लोगों के वो कपड़े, भोजन, आवास, निर्णय लेने और मानव के रूप में गरिमा के साथ जीने के लिए मौलिक अधिकारों के मामले में हकदार। प्रस्तावना में न्याय के सभी पहलू शामिल हैं और प्रस्तावना में न्याय के सभी पहलू शामिल हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वो सभी प्रस्तावना में शामिल हैं। सामाजिक न्याय लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, नागरिकता, जातीय और उम्र के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों का अर्थ है। सामाजिक न्याय हो लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल, नागरिकता, जाति और उम्र के बावजूद सभी के लिए समान अधिकार उपलब्ध हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ है गरीब और अतीत के अन्याय को खत्म करने की सरकारी पहल। क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ है गरीबी और अतीत के जो अन्याय हैं को खत्म करने की सरकारी पहल। यह बौद्धिक और प्राकृतिक संपदा के समान वितरण की तलाश करता है और यह बौद्धिक और प्राकृतिक संपदा के समान वितरण की तलाश करता है। कोई भी व्यवस्था न्याय को तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकती, कोई भी व्यवस्था न्याय को जब तक सुनिश्चित नहीं कर सकती जब तक वहां अपने नागरिकों को धर्म, जाति और अन्य सामाजिक विधियों कारकों के बावजूद शिक्षा प्रदान करती है। क्या? यह बौद्धिक और प्राकृतिक संपदा को समान वितरण में तलाश करता है और कोई भी व्यवस्था न्याय को तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने नागरिकों को धर्म, जाति और अन्य सामाजिक विधियों के कारकों के बावजूद शिक्षा प्रदान नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी। इक्विटी लाभ और हानि के वितरण में निष्पक्षता की आवश्यकता है। इक्विटी क्या है? लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के वितरण में निष्पक्षता की आवश्यकता है और सभी को जीवन स्तर की गुणवत्ता का अधिकार है और सभी को जीवन की गुणवत्ता का अधिकार है। समाज के कुछ समूहों को वंचित माना जाता है। समाज के जो कुछ समूह है उनको वंचित माना जाता है क्योंकि अतीत या वर्तमान में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। क्यों माना जाता है उनको? क्योंकि उनको वर्तमान या अतीत में कुछ उनके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए इन चोटों के निवारण के साधन के रूप में इन वंचित समूहों को कुछ कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं और इन्हीं की चोटों के निवारण के लिए उनको साधन में कुछ रूप और अन्य वंचित समूहों को कुछ कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट इज समानता। भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं क्योंकि सभी इक्वल हैं। भारत के कानून में सभी नागरिक समान है। लिंग, वर्ग, जाति, पंथ, जन्म और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए और सभी को समानता का क्या है कि सभी को किसी भी जाति, लिंग के, पंथ या जन्म, धर्म के आधार पर किसी में भी भेदभाव किए बिना सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। अवसरों की समानता का अर्थ है हर किसी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने और आजीविका को साधनों का चयन करने का समान मौका है।
इसका क्या अर्थ है? समानता का अर्थ कि किसी को भी अपने पास अपना जीवन प्रतिभा को विकसित करने और अपनी जीविका को चलाने के लिए साधनों का चयन करने का समान मौका होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रस्तावना में परिलक्षित मूल का मूल्य है। क्या है? स्वतंत्र प्रस्तावना में परिलक्षित मूल का मूल्य है जिसका अर्थ है विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता है। इसका क्या अर्थ है? कि विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अध्ययन और करियर के पाठ्यक्रम का चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने पाठ्यक्रम के उसे कौन सी एजुकेशन चाहिए उसका चयन करने के लिए और अपना करियर किस फील्ड में उसे बनाना है उसकी स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है। उसको किसी भी चीज में उसे अपना करियर बनाना है या उसको कौन से पाठ्यक्रम चुनने हैं उसके लिए उसको स्वतंत्रता मिली होती है। नेक्स्ट इज प्रभुता। सभी लोगों में व्याधि समान भाईचारे की भावनाएं, इसकी अनुपस्थिति में भारत विभाजित है और इसकी अनुपस्थिति में भारत विभाजित है। भाईचारे को अस्पष्टता, सांप्रदायिक या स्थानीय में भेदभावपूर्ण भावनाओं को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है और इसको भाईचारे को सांप्रदायिकता या स्थानीय भेदभावपूर्ण भावनाओं को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है जो राष्ट्र की एकता के रास्ते में आते हैं, जो कि राष्ट्र की एकता के रास्ते में आते हैं। स्कूल समाज के विभिन्न समूहों के लोगों के बीच दोस्ती की खेती के लिए सबसे उचित जगह है और स्कूल समाज के विभिन्न समूहों के लोगों के बीच दोस्ती की एक खेती के लिए सबसे उचित जगह है क्योंकि स्कूल में ही फ्रेंड वगैरह बनते हैं, इसीलिए समाज में स्कूल विभिन्न समूहों के लोगों के बीच दोस्ती की खेती के लिए सबसे उचित जगह है। व्यक्ति की गरिमा। बिरादरी को बढ़ावा देकर व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त किया जा सकता है और बिरादरी को बढ़ावा देकर व्यक्ति की जो गरिमा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति के गौरव की रक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के जो गौरव है उसकी रक्षा होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक शासन की प्रतिक्रियाओं में सभी व्यक्तियों की समान भागीदारी पर जोर देता है और ये व्यक्तियों की प्रक्रियाओं में सभी व्यक्तियों की समान भागीदारी पर जोर देता है। व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट पॉइंट इज देश की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने नागरिकों से कर्तव्य की बात करता है। क्या कहता है? भारतीय संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने नागरिकों से कर्तव्य की बात करता है। देश के स्वतंत्र मानक को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है और स्वतंत्र मानक को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है। इसीलिए राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। शिक्षा का व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व है और शिक्षा का व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व है। प्रस्तावना नागरिकों की इच्छाओं और आशंकाओं का वहन करती है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है और आशंकाओं और इच्छाओं के वहन करती है और शिक्षा के माध्यम से ही देश की एकता और अखंडता प्राप्त की जा सकती है। अब है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक व्यक्ति के क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो। भारत का संविधान नागरिकों द्वारा किए जाने वाले कुछ कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान नागरिकों द्वारा किए जाने वाले कुछ कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मौलिक कर्तव्यों का बहुत महत्व है और मौलिक जो कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीयवाद, देशभक्ति, पर्यावरणवाद, मानवतावाद और जीवन के वैज्ञानिक स्वभाव और पूछताछ, लिंग समानता और व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष जैसे कुछ बुनियादी मूल्यों को दर्शाता है। और भारत का संविधान नागरिकों के किए जाने वाले कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है और मौलिक कर्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीयवाद, देशभक्ति, समानतावाद, जीवन और वैज्ञानिक सद्भाव और पूछताछ, लिंग समानता, व्यक्तिगत और उत्कर्ष जैसे कुछ बुनियादी मूल्यों को दर्शाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 22वें संशोधन में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य काल में निहित है और मौलिक कर्तव्य काल में निहित है। 51A भारतीय संविधान का भाग 4A यह कहता है यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
क्या 51A भारतीय संविधान का भाग 4A यह कहता है यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट इज संविधान का पालन करते हैं, संविधान का पालन करना और अपने आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। क्या है पहली ड्यूटीज, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान का पालन करना और अपने आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। नेक्स्ट इज स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघ को प्रेरित करने वाले महान विचारों का पालन करना और उनका पालन करना और प्रेरित करना, उसके लिए संघर्ष के लिए प्रेरित करना और करने वाले जिन्होंने इसका स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संघ है उनको प्रेरित करना और महान विचारों वाले व्यक्तियों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना और उनकी रक्षा करना। आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना और जब जरूरत पड़े तो जब देश की रक्षा करना। लोगों के सभी वर्गों के बीच सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना और सम्मान करना और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धक विशालता को महत्व देना और संरक्षित करना और संस्कृति को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, नदियों, झीलों और वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और जीवित प्राणियों के लिए दया या भाव रखना और वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसके सुधार के लिए जीवित प्राणियों के लिए दया और भाव रखना। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना और वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टीज की रक्षा करना और हिंसा का उपयोग नहीं करना। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना और हिंसा का उपयोग नहीं करना। 33 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए प्रयास करना और व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। भारतीय संविधान में 2002 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A का खंड के माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराने के लिए यह 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच वर्ग में जैसे भी मामले हो, इन कर्तव्यों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, फिर भी वे भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। यह कर्तव्य नागरिकों पर शिक्षा प्रदान, मूल्य और नैतिक प्रभाव को दर्शाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करके यह देश की प्रगति, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। क्या संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करके यह देश की प्रगति, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्य की प्रासंगिकता हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।